नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अच्छा हुआ कि नेताओं के बयान और राजनीति पर आधारित कोई परीक्षा नहीं होती हमारे देश में, वरना जिस तरह से बयान बदलते हैं नेता, विद्यार्थी जीवन भर तैयारी करने के बाद भी त्रिशंकु विधानसभा की तरह लटके ही रह जाते। आज खबर आई कि टाइम मैगजीन के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं। इस खबर के बाद बीजेपी के तमाम नेता प्रफुल्लित हैं। उन्हें लग रहा है कि 3 देशों की यात्रा का यह भी एक नतीजा हो सकता है। अचानक पत्रिका की खबर को ही मोदी की शख्सियत का प्रमाण पत्र मान लिया गया। इसी पत्रिका ने जब सोनिया गांधी को विश्व की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं में माना था, तो इसी बीजेपी ने कहा था कि एक पत्रिका की बातों को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। देश के लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह अब कांग्रेस भी कह रही है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो पत्रिका का लिखना बहुत मायने नहीं रखता। यानी कुल मिलाकर नेताओं की शख्सियत उनके काम से नहीं बल्कि पार्टी के आराम के हिसाब से तय होती है। पर सवाल यह है कि जिस देश में किसान अन्न जला रहे हों, उसके प्रधानमंत्री के ताकतवर होने का क्या मतलब है? और जिस देश में 20 रुपए कमाने के लिए एक परिवार को सोचना पड़ता है, वहां विपक्ष के भविष्य के विदेशी दौरे का क्या मतलब है? तो सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है। प्रधानमंत्री के तमाम समझौतों को विद्यार्थी रट रहे हैं और बीजेपी के नेता भी इन्हीं समझौतों के लिए लोगों को बधाई भी दे रहे हैं। दरअसल आम आदमी के हिस्से में सिर्फ समझौता ही आता है। कहा जा रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन को पार्टी की कमान मिल सकती है। सवाल यह है कि उनसे जनता को क्या मिला, या फिर उस जनता को क्या मिला जिसने पार्टी की सेवा की? सिर्फ समझौता, कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ। और आइए बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में लालू कह रहे हैं कि छटनी के लिए तैयार रहिए, यानी जो लगातार पार्टी की सेवा कर रहे थे उनके हिस्से सिर्फ एक बात आई है, समझौता। तो इसी समझौते का आज करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए की शुरुआत करेंगे जनता परिवार की खबर के साथ। जनता परिवार के विषय में कहा जा रहा है कि समस्या चुनाव चिन्ह को लेकर हो रही है। सभी दल जो वर्षों से अपनी एक अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं, वो अचानक एक चिन्ह के साथ या एक चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में कैसे उतरेंगे? और अगर मैदान में उतर भी जाते हैं तो क्या उनके पास इतना समय है कि वो लोगों को समझा दें कि यही हमारा चुनाव चिन्ह है, इसी पर आप वोट करिए? तो आज चुनाव से जुड़े अहम या चुनाव चिन्ह से जुड़े कहिए अहम सवालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल सबके ध्यान में आता है कि चुनाव आयोग कैसे तय कर लेता है कि किस पार्टी को क्या चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव चिन्ह को लेकर ही ये सारी चर्चा देश में हो रही है। हमारे देश में चुनाव आयोग के पास 5 वर्षों से, कई वर्षों से इनफैक्ट कह सकते हैं आप, कई वर्षों से चुनाव चिन्ह जमा होते हैं। किसी भी समय आयोग के पास 100 से ज्यादा चिन्ह होते हैं जो जरूरत पड़ने पर दल को दिए जा सकते हैं। ऐसे चिन्ह जो आसानी से लोग समझ सकते हैं, यानी ऐसे चिन्ह जिन्हें आसानी से लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला सवाल यह है कि जनता परिवार के लोग क्या करेंगे? क्या वो एक नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में जाएंगे, या फिर जिन दलों का विलय हुआ है उसी में से किसी एक के चिन्ह के साथ सभी मैदान में उतरना चाहेंगे? सवाल यही है कि नया चुनाव चिन्ह या जिन दलों के साथ मिलकर विलय की बात है उसमें से किसी एक का चुनाव चिन्ह मानकर आगे चला जाए। अगर नए चिन्ह के साथ जाएंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी एक दल के चिन्ह के साथ जाएंगे, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ चले गए या लालू यादव के जो पार्टी का चुनाव चिन्ह उसके साथ चले गए, तो शायद कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। ऊपर से विपक्ष कहेगा कि सरेंडर कर दिया। जैसे अभी एक चर्चा है, चारों तरफ आप खबर भी पढ़ रहे होंगे, कहा जा रहा है जनता परिवार के विषय में कि साइकिल छाप पर सभी राजी हो सकते हैं। साइकिल छाप या साइकिल चुनाव चिन्ह मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो आरोप यह लगेगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह के सामने घुटने टेक दिए। तो यह भी एक चुनौती है कि विपक्ष को क्या जवाब देगी सरकार, या विपक्ष को क्या जवाब देगा परिवार। सवाल यह भी है कि कितना महत्वपूर्ण है चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे देखते ही किसी भी पार्टी की पहचान हो जाती है। आमतौर पर आप भी शहर में जाते हैं, एक होर्डिंग से आप पहचान लेते हैं कि किस पार्टी की होर्डिंग है। और तो और चिन्ह के हिसाब से विज्ञापन भी बनते हैं, ये भी आपने देखा होगा। और आजकल तो क्योंकि विज्ञापनों का दौर है, चिन्ह बहुत मायने रखता है, लोगों की जुबान पर होता है। जैसे हाथ का साथ दे कांग्रेस के लिए लिखा गया, या कमल खेलेगा बीजेपी के लिए लिखा गया। इसी तरीके की और भी है। मतलब मोटे तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो चुनाव चिन्ह से एक पार्टी की पहचान बनती है। तो जनता परिवार की पहचान कैसे बनेगी, ये सवाल है। अभी जो हालात पार्टी के सामने, उसमें सवाल यह है कि क्या दल चिन्ह की मांग कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से क्या आयोग से वो कह सकते हैं कि हमें फलाना फलाना चिन्ह दे दीजिए। हमारे देश में जो भी व्यवस्था है उसमें दल चिन्ह की मांग कर सकते हैं, उनको अधिकार है। हालांकि दल की इस मांग पर फैसला चुनाव आयोग का होता है। दल अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर सुझाव यूनिक है, यानी ऐसा कोई चिन्ह है जो दूसरे से अलग है,
तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मिलता जुलता चुनाव चिन्ह पहले से किसी दल के पास है तो संभावना कम होती है कि वो चिन्ह किसी भी दल को मिले। नियम क्या है ये भी बताना चाहेंगे आपको। जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी को एक ही चिन्ह मिलता है, चाहे कहीं से भी वो चुनाव लड़े। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब है कि जो 4 राज्यों में हो या केंद्र शासित प्रदेशों में हो, उनका होना जरूरी है 4 राज्यों में, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएंगे। राज्य स्तर के जो दल होते हैं उसमें 2 दलों के पास एक समान चिन्ह भी हो सकता है, पर दोनों दल एक राज्य में नहीं हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देना चाहेंगे, शिवसेना और जेएमएम। शिवसेना और जेएमएम दोनों का चुनाव चिन्ह तीर कमान। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या होता है जब दल टूटते हैं और चिन्ह की मांग करते हैं या चिन्ह की मांग होती है। जब भी ऐसा होता है तो चुनाव आयोग सबके तर्क सुनता है, पर फैसला फिर चुनाव आयोग का आखिर में। जरूरी नहीं है कि एक दल के टूटने पर अगर 2 पार्टी बनती है तो पहले से जो चिन्ह है वो किसी एक को मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे इसका एक उदाहरण है कि 1999 में जब जनता दल टूटा तो चक्र छाप की मांग सभी कर रहे थे, जितने भी फैक्शंस अलग हुए सब कह रहे थे कि हमें चक्र छाप चाहिए। पर एक पक्ष को किसान, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ किसान मिला तो दूसरे को तीर छाप। इसी तरीके से भी जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि तीर छाप उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सवाल इस बात को लेकर है कि पहचान, अगर चुनाव चिन्ह नया हो तो पहचान पार्टी की बनेगी कैसे। सवाल बीजेपी को लेकर भी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी लड़ाई पहचान को लेकर है। तो बिहार बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा कहना शायद सही नहीं होगा। पार्टी गुटों में बढ़ती हुई या बटी हुई दिख रही है। इसका इल्म केंद्रीय नेतृत्व को भी है। तभी तो देखिए 14 अप्रैल को पटना में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिन ज्यादा रुके। क्यों, रिपोर्ट दिखाएंगे। बिहार में बिखर रही है बीजेपी, नेताओं की महत्वाकांक्षा से खतरा। बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी कई गुटों में बटी दिख रही है। 14 अप्रैल को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना आए थे तब भी पार्टी में गुटबाजी दिखी थी, जिसे बीजेपी के बड़े नेता भी मान रहे हैं। भूल हो जाती है तो सब करेक्शन होगा। सीपी ठाकुर छोटे नेता हैं, अश्विनी चौबे छोटे नेता हैं, या शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं जानते हैं लोग? नहीं, वो कहीं ना कहीं हुई है, भूल हुई है, भूल का करेक्शन लोग करेंगे। निहित स्वार्थ के कारण और ये लॉबी क्रिएट करना, अपने चमचों की फौज तैयार करना, ये अगर करता है तो उसको उस समय तो तत्काल फायदा होता है। दूरगामी जिस संगठन में वो रहता है उस संगठन का बहुत नुकसान हो जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद ने इशारों में बता दिया कि पार्टी व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ रही है। अमित शाह जब पटना आए तो उन्हें इसका इल्म हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के नेताओं से इस संबंध में बात की। सबका सहयोग कैसे हो, बीजेपी का एक यूनाइटेड फेस दिखे, ये वो इसके लिए बहुत चिंतित दिखे। ये उन्होंने सब जानकारी हम लोगों से मांगी। बिहार की राजनीति को जानने वाले बीजेपी के लिए इस स्थिति को घातक बता रहे हैं। सरदारी के लिए तो जंग शुरू पहले से भी थी भाजपा में। अब जब वो सत्ता के इतने करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सरदारी के बहुत सारे दावेदार जो छुपे हुए थे, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया और आज की तारीख में बहुत सारे चेहरे सामने भी आ गए और ये सिलसिला अभी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। हमको तो लगता है कि एक खास रणनीति के तहत इस तरह की चीज़ें भाजपा में फ्लो हो रही हैं। वहीं जनता परिवार के लोग बिहार बीजेपी की तरफ से आ रही इस तरह की खबरों पर चुटकी ले रहे हैं। संस्कार का दावा, पाठशाला का दावा, वैचारिक रूप से प्रशिक्षित होने का दावा, तो ये स्वभाव के अंदर जो परिवर्तन आया है ये हम समझते हैं कि एक नई कार्यशैली है कि अटल जी और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं की परंपरा से हट कर करके उन्मादी चरित्र जो हम कहें वही लागू हो। इसके कारण असंतोष के भयानक स्वर फूट रहे हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ये असंतोष अगर है तो दलीय राजनीति के लिए घातक है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी ने 185 प्लस का टारगेट सेट किया है, लेकिन पार्टी के अंदर बिखराव की यह स्थिति उनके अरमानों पर पानी फेर सकती है। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना।
सवाल बहुत सीधा है कि आखिर बिहार बीजेपी में गुटबाजी क्यों है। तो यहां आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी में एक सीएम पद के कई दावेदार, हालांकि कोई दावेदार फिलहाल खुलकर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहा, लेकिन अंदर अंदर कोशिश जारी है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राधा मोहन सिंह सुशील मोदी का नाम आगे कर रहे हैं, लेकिन सीएम पद की दावेदारी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी में ही एक लिहाज से कई स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। मोदी पर आरोप लगते आए हैं कि वो प्रदेश बीजेपी में सवर्ण नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देते और कुछ चुनिंदा नेताओं की तरफदारी करते हैं। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा होती आ रही है कि मोदी को रोकने के लिए उनका विरोधी खेमा पिछड़े नेता के तौर पर नंद किशोर यादव और अति पिछड़े नेता के तौर पर प्रेम कुमार को आगे कर रहा है। उनका कहना है कि इससे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को रोका जा सकता है। हालांकि सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार के अलावा बीजेपी में शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी भी दावेदार हैं। शहनवाज हुसैन अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, विवादों से दूर रहे हैं। ये बातें उनके पक्ष में हैं। याद कीजिए, नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता के नाम पर बीजेपी से संबंध तोड़ा था और जब नीतीश और लालू एक साथ आ गए तो बिहार में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी शहनवाज पर दांव लगा सकती है। ये मोटे मोटे तौर पर कहा भी जा रहा है, लेकिन ये कहना आसान है। बीजेपी को शहनवाज के नाम को सीएम के तौर पर घोषित करना इतना आसान भी नहीं रहने वाला। गिरिराज सिंह और रूडी अपर कास्ट से आते हैं। इस तबके में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। इस तबके से लगभग 17% वोटर हैं, लेकिन इन दोनों के नाम पर सहमति बनने में मुश्किल है क्योंकि दोनों केंद्र में मंत्री हैं। बिहार बीजेपी में सीएम पद के दावेदार और विवाद को देखते हुए अमित शाह हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का फॉर्मूला अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का नाम देकर बीजेपी मैदान में आ सकती है। अगर बहुमत मिला तो किसी नए को नेतृत्व देकर बीजेपी सबको चौंका भी सकती है। एक बहुत ही छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर होते हैं। समय तेजी से बदल रहा है। समय के साथ सियासी दल, नीति और चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन झारखंड की 42 साल पुरानी पार्टी जेएमएम ना नीति बदलने को तैयार है ना चेहरा। ऐसे में सवाल कई हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बदलेगा जेएमएम का नेतृत्व, गुरुजी की जगह लेंगे हेमंत। झारखंड की राजनीति में इन बातों को लेकर चर्चा जोरों पर है। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि जब तक गुरुजी रहेंगे नेतृत्व उन्हीं के हाथ में होगा, दूसरे किसी को सौंपने का सवाल ही नहीं। जब तक अभी गुरुजी रहेंगे तब तक गुरुजी के हाथ में कमान रहेगा। गुरुजी के स्वर्गवास होने के बाद ही हेमंत बाबू आ सकते हैं। गुरुजी के जब तक रहेंगे तब तक नेतृत्व गुरुजी के रहेगा। हेमंत को नेतृत्व सौंपे जाने के सवाल पर यह जवाब था जगन्नाथ महतो का, लेकिन जेएमएम में परिवारवाद के मुद्दे पर हेमंत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी पार्टी को परिवार समान बताया, लेकिन नेतृत्व के सवाल को बड़ी चालाकी से टाल गए। देखिए, पार्टी में आदरणीय गुरुजी के अलावा कोई नेता नहीं और ये पार्टी एक परिवार है। हम लोग ये एक जरूर लोग नाम पद बना के रखते जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इसका कोई यहाँ पर बहुत बड़ा इसका कोई महत्व रहा है। पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता का कहना है कि जेएमएम में आंतरिक लोकतंत्र है और यहाँ परिवारवाद की कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी में इतना होने के बावजूद जो आंतरिक जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल बरकरार है। उसको हम लोग छीन नहीं होने देंगे। हम लोग शुरुआती दौर से हैं और इसको कैसे हम लोग शुरुआत किया, यहाँ तक बढ़ाया, शिबू सोरेन जी के गुरुजी के साथ हम लोग रहे हैं और अभी बिल्कुल इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करते हुए किसी के हाथ पे सौंप करके हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से ये आंतरिक लोकतंत्र बरकरार रखेंगे। जेएमएम में गुरुजी के बाद कौन संभालेगा उनकी विरासत, इसे लेकर कयास भी बहुत है, दावे भी हैं और तर्क भी, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। मनीष मेहता, जी मीडिया, जमशेदपुर।
झारखंड मुक्ति मोर्चा 42 साल पुरानी पार्टी। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग झारखंड राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा आदिवासियों के मुद्दे पर लंबा संघर्ष भी किया। लंबे जनसंघर्ष का फायदा पार्टी के संस्थापक शिबू सोरेन को मिला भी। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में भी मंत्री रहे। फिर भी जेएमएम का विस्तार पूरे झारखंड में नहीं हो सका। संथाल और कोल्हान को छोड़ दें तो जेएमएम राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अब तक मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाया है। विधानसभा चुनाव में अब तक पलामू प्रमंडल में जेएमएम का खाता नहीं खोला। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जेएमएम को झारखंड की राजनीति में अगर आने वाले दिनों में बीजेपी को चुनौती देना है तो उसे पूरे प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाना होगा। सिर्फ कोल्हान और संथाल से काम नहीं चलेगा। शायद यही कारण है कि जेएमएम के रणनीतिकार पार्टी के विस्तार पर मंथन कर रहे हैं और इसके लिए जन मुद्दों पर सरकार को घेरने से लेकर संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की ताजपोशी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि जब तक गुरुजी हैं तब तक पार्टी के शीर्ष पद पर गुरुजी ही रहेंगे। मतलब साफ है, जेएमएम का नेतृत्व तो गुरुजी के हाथ में रहेगा, लेकिन जो स्थिति है उसे सांकेतिक ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से गुरुजी झारखंड की राजनीति में सक्रिय बहुत ज्यादा है नहीं। और 2009 में दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत जेएमएम की राजनीति में सक्रिय हुए। 14 महीनों तक झारखंड के सीएम की जिम्मेवारी भी संभाली। ऐसे में साफ है कि हेमंत बिना बड़ा पद लिए जेएमएम में बड़ी जिम्मेवारी संभालते रहेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हेमंत को किन किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पहली चुनौती झारखंड में जेएमएम के विस्तार की है, क्योंकि तमाम प्रयासों के बाद भी जेएमएम उतनी सीटें नहीं ला पाया जिससे वो अपने दम पर सरकार बना सके। वर्ष 2005 की बात करेंगे आप, 2005 के विधानसभा चुनाव में उसे 17 सीटें मिली थी। 2009 में 1 सीट का इजाफा हुआ, संख्या 18 तक पहुंची। और वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम की सीटें कम हुई, खेल बराबरी पर छूट गया। बस 1 सीट का फायदा हुआ और आंकड़ा 19 पर लॉक हुआ। यानी पिछले 10 सालों में हकीकत यही है कि पार्टी मात्र 2 कदम आगे चल पाई। दूसरी चुनौती होगी खुद को मजबूत विपक्ष के तौर पर साबित करने की। झारखंड में फिलहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। ऐसे में जेएमएम की जिम्मेवारी है कि ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाए और सरकार को किसी कीमत में निरंकुश होने ना दे। अगर 5 साल जेएमएम जन मुद्दों पर सरकार को घेरती रही तो आने वाले दिन में उसकी स्थिति आज से कम बेहतर हो सकती है। तीसरी चुनौती होगी खुद की इमेज को सुधारने की। जेएमएम के अब तक के राजनीतिक सफर पर ध्यान दें तो यह बात साफ होती है कि वो किसी भी दल से समझौता कर सकते हैं। जेएमएम यूपी और एनडीए दोनों का हिस्सा रह चुका है। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से भी सरकार बना चुका है और बीजेपी को समर्थन देकर और उसका समर्थन लेकर भी सत्ता सुख भोग चुका है। यही नहीं, वर्ष 2000 में लालू से दोस्ती छोड़कर नीतीश का भी समर्थन कर चुका है। हालांकि तब नीतीश कुमार की सरकार 7 दिन में ही गिर गई थी। इसके पहले एकीकृत बिहार में लालू प्रसाद के साथ जेएमएम की दोस्ती और सरकार को समर्थन देने का एक लंबा सफर रहा। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन ऐसा क्या करते हैं जिससे पुराने आरोप से पार्टी को मुक्ति मिल सके, साथ ही वो अपनी पार्टी को पूरी तरह से स्टैब्लिश कर सके। बहुत ही छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर हो रहा है। बिहार हाईकोर्ट 100 साल का हो गया। 18 अप्रैल को स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। 100 साल के सफर में हाईकोर्ट कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा। रिपोर्ट दिखाएंगे। यह है पटना हाईकोर्ट, जो अब 100 साल का हो चुका है। 1 दिसंबर 1913 को पटना उच्च न्यायालय की इमारत का शिलान्यास हुआ था। इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के 2 साल 2 महीने 2 दिन बाद 3 फरवरी 1916 को हाईकोर्ट में काम शुरू हो गया। पटना हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जो 18 अप्रैल से शुरू होगा और साल भर चलेगा। समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे, जबकि 16 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का समापन करेंगे। बहुत नामी इतिहास रहा है, इंटेग्रिटी वाइज, अदरवाइज ऑल्सो इन मेनी वेज पटना हाईकोर्ट का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं
और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो अपने अभी हैं उन्होंने भी इसके लिए पहल किया है। पटना हाईकोर्ट को आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजाया गया है। 1936 में ओडिशा बिहार से अलग हो गया, लेकिन अलग होने के बाद भी 1948 तक ओडिशा पटना हाईकोर्ट के ही अधिकार क्षेत्र में रहा। अपने 100 साल के सफर में पटना हाईकोर्ट ने देश को काफी कुछ दिया है। पटना हाईकोर्ट को अंग्रेजों ने स्थापन किया था, लेकिन कालांतर में पटना हाईकोर्ट अंग्रेज विरोधी हो गया था। पटना हाईकोर्ट का सबसे बड़ा खूबी है ये कॉलोनियल हाईकोर्ट होते हुए भी पटना हाईकोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस ऑफ इंडिया का केस डील किया है और उस पर जजमेंट दिया है अंग्रेज के खिलाफ में। वो इनका सबसे रिमार्केबल, बिकॉज आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग इन दोज केसेस, दे आर रिपोर्टेड केस लॉज। पटना हाईकोर्ट का इतिहास तो स्वर्णिम रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज यहाँ पर न्यायाधीशों की कमी है, जिस कारण हजारों केस वर्षों से पेंडिंग हैं। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आज डीएनए में इतना ही।